ओके सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर। और आज का हमारा जो वीडियो है ये हमारा जो है पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा का पूरा डेफिनेशन। जो हमारा फर्स्ट वीडियो है, इधर एक मिनट, जो हमारा फर्स्ट पार्ट का वीडियो बना है वो पूरा का पूरा डेफिनेशन के ऊपर बना है। ठीक है, सेकंड वीडियो इज आल्सो फॉर द डेफिनेशन। एंड आज का ये हमारा थर्ड वीडियो है फॉर कंपनी लॉ। और इस कंपनी लॉ के थर्ड वीडियो में हम लोग दो चीज के बारे में देखेंगे। एक तो थोड़ा सा डेफिनेशन का पोर्शन रहेगा और फिर हमारा स्टार्ट होता है आज से हमारा मेन चैप्टर्स, जो हमारा कंपनी लॉ का मेन जो जोन है वो। नाउ द डेफिनेशन पार्ट इज इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि भैया अगर आपको डेफिनेशन पार्ट नहीं पता है तो फिर आप कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत कुछ है जो चीज समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ना बहुत कुछ कंफ्यूजन होता है, बहुत कुछ है जो वर्ड बार बार कंपनीज एक्ट के अंदर बार बार जब भी आप कुछ भी पढ़ोगे, कोई भी एक्ट पढ़ोगे, वो वर्ड बार बार रिफ्लेक्ट करेगा। अब उस वर्ड का अगर आपको मतलब ही नहीं पता है तो आप वो चीज को इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे कि भैया वो कहना क्या चाहता है, वो है क्यों, क्या है, क्यों है, किसी भी जो भी है फालतू बात सब कुछ लिखा हुआ है डेफिनेशन में। ठीक है, तो सब कुछ आपको सबसे पहले डेफिनेशन देखना है। देखो डेफिनेशन में बहुत सारे सेक्शन, लगभग 100 से भी ज्यादा सेक्शन है, मतलब सब सेक्शन है। तो 100 से भी ज्यादा डेफिनेशंस को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ उन्हीं डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी के जो डेफिनेशन है बाय द टाइम जब जब जरूरत पड़ेंगे हम उसको पढ़ते रहेंगे और आगे के भी चैप्टर्स करते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने का जरूरत नहीं। ये स्टार्ट किया डेफिनेशन का एकदम सबसेक्शन 1 से, पहला डेफिनेशन से स्टार्ट किया हम, 1 से लेकर 100 तक है। सिर्फ डेफिनेशन याद होगा और कुछ याद नहीं होगा। तो इसलिए डेफिनेशन के अंदर ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। डेफिनेशन जितना जरूरत है उतना ही बता रहा हूँ, एक भी एक्स्ट्रा डेफिनेशन नहीं करवाया, सिर्फ जितना रिक्वायर्ड एकदम मैंडेटरी जो डेफिनेशन है ना उतना ही बताया। अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है पूरा कंपनी जेट का सीरीज चल रहा है, ये हमारा थर्ड वीडियो। इसके आगे धीरे धीरे 4th 5th 6th करते हुए हम लोग पूरा का पूरा कंपनी जेट खत्म करेंगे। पूरा का पूरा मीन्स एक्सपर्टीज लेवल का कंपनी जेट के अंदर आपको नॉलेज दिलाना का मेरा टारगेट है। स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर आपको पूरा, अगर सारा वीडियो ईमानदारी से देखे हो, ईमानदारी से समझे हो, अगर आप बेयरनेट को डाउनलोड करके एक बार ट्राई किए हो, पढ़ने का नहीं है तो आप बेयरनेट खरीद लिए हो, अगर ऐसा कुछ किए हो तो कहीं भैया कंपनी जेट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर हो रही है तो फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हो। ठीक है, वैसे होगी नहीं, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। मतलब इतना मेहनत से अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो समझा रहा हूँ, तो फिर मैं इतना तो गारंटी दे ही सकता हूँ कि भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, चलो आज हम लोग डेफिनेशन फटाफट आगे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला जो डेफिनेशन हमारा मेंबर्स का, हम लोग कंपनीज एक्ट के अंदर अभी बहुत कुछ देखने वाले। मेंबर्स वर्ड बार बार सामने आने वाला है। ठीक है, अभी क्या आगे के सभी क्लासेस में जितने भी वीडियोस बने हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, जितने भी आपके लेक्चर्स आने वाले हैं, सबके अंदर मेंबर वर्ड दिखने ही वाला है। तो मेंबर कौन होते हैं सर कंपनीज एक्ट के अंदर? जो क्या एम्प्लॉय इज अ मेंबर, इज डायरेक्टर इज द मेंबर ऑफ अ कंपनी? क्या कोई, हर कोई मेंबर होता है क्या कंपनी का? तो देखो कंपनी के अंदर ना एक रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है। ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। इस रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर जिसका भी नाम लिखा हुआ है वो उसको बोलते हैं मेंबर्स। ओके, जिसका नाम इस लिस्ट में नहीं है, इस रजिस्टर में नहीं है, वो कंपनी का मेंबर है ही नहीं। तो इसके अंदर किसका किसका नाम आता है सर? 3 टाइप के लोगों का नाम इसके अंदर आता है। कौन? पहला तो जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करता है। मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कैसे करता है? देखो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कंपनी का एमओयू बनता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जब बनाते हैं ना तो लास्ट मिनट में उसको साइन करते हैं। मतलब हम ये डायरेक्ट, ये पर्सन है, ये पर्सन है, ये पर्सन, 3 आदमी अपना एड्रेस के साथ साइन करता है। तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। मेमोरेंडम को आप सब्सक्राइब करोगे, वैसे आप यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्री टू बिकम मेंबर। अब ये एग्री कैसे होंगे सर? कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होंगे, कोई एग्रीमेंट के बेसिस पे होंगे। तो एग्री टू बिकम मेंबर, जो मेंबर बनने के लिए रेडी है। थर्ड, होल्डिंग शेयर। अगर ये सबसे इजी और सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है होल्डिंग शेयर। जो भी इंसान आपका शेयर होल्ड कर रहा है, चाहे वो इक्विटी शेयर हो या फिर आपका प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों में से कोई भी शेयर होल्ड करता है तो वो आपकी कंपनी के मेंबर्स है। Debentures holder are not a member of a company. Deposit holders are not a member of a company. तो debentures deposit वाले ये लोग को आप मेंबर मत मानिएगा कभी भी। सिर्फ और सिर्फ जिसके पास इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर है वही लोग मेंबर है। तो मेंबर्स का डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर, राइट। नेक्स्ट, प्रमोटर कौन होते हैं सर? देखो प्रमोटर ना वैसे वो लोग होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। प्रमोटर्स ही कंपनी, आज के टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब अगर हमको यहाँ पे कंपनी खोलनी है तो क्या करना होगा? कंपनी के लिए कुछ एसेट खरीदना होगा, उसको रजिस्टर कराना होगा। ये सब जो भागा दौड़ी का काम है ये कौन करेगा? जो प्रमोट कर रहा है प्रमोटर है, राइट। तो वही प्रमोटर होता है। ये प्रमोटर
कौन होगा भाई? देखो प्रमोटर को वैसे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कंपनी में कौन प्रमोटर है, ठीक है, लेकिन इन 3 तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन कौन लोग प्रमोटर होंगे। जिसका नाम, पहला क्या है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस अगले क्लास में आपको दिखने मिलेगा ज्यादा अच्छे से, बट आज मैं बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कंपनी जब भी शेयर इशू करती है ना तो प्रोस्पेक्टस देती है सबसे पहले। उस प्रोस्पेक्टस में बहुत कुछ डिटेल रहता है कि कंपनी के ये लोग हैं, इतना अच्छा अर्न करती है, एक्सेट्रा से सारा डिटेल रहता है, पूरा कहानी रहता है, ठीक है। इसी प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम एज अ प्रमोटर लिखा रहेगा वो प्रमोटर मान लेंगे उसको। दूसरा, जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, अब कंट्रोल कैसे कर रहा है, कैसे पता चलेंगे? देखो मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को वही अपॉइंट कर रहा है, डायरेक्टर उसके हिसाब से जो जब चाहे डायरेक्टर को हटा सकता है, उसके पास पावर है, तो वो मान लेंगे कंट्रोल कर रहा है बिजनेस को, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग्स विद द बोर्ड एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग से बोर्ड काम कर रहा है, जो वो बंदा जैसा बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैसे ही काम कर रहा है। तो ये 3 कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई होता है, इन तीनों में से कहीं भी आप ट्रिगर करते हो तो भैया आप एक प्रमोटर हो। आपका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, आप बिजनेस का कंट्रोल एक्वायर करके बैठे हो, आपके अकॉर्डिंग से बोर्ड काम करता है, तो आप प्रमोटर हो गए, ठीक है। ये 2 डेफिनेशन क्लियर। ये डेफिनेशन नहीं है ये, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन और जनरल रेजोल्यूशन ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले चीज है। ये दोनों चीज, चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन को हम लोग एसआर बोलते हैं, जनरल रेजोल्यूशन को हम लोग जीआर बोलते, ओआर बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सॉरी नॉट जनरल रेजोल्यूशन, इट्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये दोनों के दोनों पास कहाँ होते हैं सर? ये दोनों के दोनों पास होते हैं शेयर होल्डर मीटिंग में, ठीक है। शेयर होल्डर मीटिंग मतलब मेंबर्स मीटिंग बोल सकते हैं, ओके। शेयर होल्डर मीटिंग जिसमें शेयर होल्डर्स आते हैं, शेयर होल्डर तो मेंबर होते हैं सर, राइट। तो शेयर होल्डर मीटिंग बोलिए या फिर मेंबर्स मीटिंग बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस मीटिंग में जब हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग करते हैं, एजीएम करते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, रेजोल्यूशन पास करते हैं। वो 2 टाइप का होता है, या तो हम लोग एसआर पास करेंगे या तो हम लोग ओआर पास करेंगे। एसआर का मतलब क्या होता है? जितने लोग मीटिंग में आए हैं, क्या बोला मैंने? जितने लोग मीटिंग में आए हैं, 100 लोग मीटिंग में आए, ठीक है। आउट ऑफ ऑल 100 लोग मीटिंग में आए तो 100 में से जितनों ने वोट फेवर में दिया है, 100 में जितने लोग वोट मीटिंग में आए हैं, उतमें से, उन टोटल में से जितने लोगों ने मीटिंग में वोट किया है, अगर वो 75 से ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया। अगर वो 50 से ज्यादा है तो बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। इसका मतलब देखो, सबसे पहले एक्ट में ना हर जगह लिखा है कहाँ पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, कहाँ पे आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। जहाँ पे एसआर बोला है वहाँ पे 75% वोट्स इन फेवर चाहिए आपको, ठीक है। जहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोला जाएगा वहाँ पे 51% वोट इन फेवर चाहिए, ओके। मतलब अगर कंपनी में 10 लोग आए, 10 नहीं बोलते हैं, चलो 100 रखते हैं, 100 लोग आए थे, आउट ऑफ दिस 100 क्या हो रहा है कि मान लो 50 लोग वोट नहीं दिए, वोटिंग ही नहीं किए, ओके। कितने लोगों ने वोट किया? सिर्फ 50 लोगों ने वोट किया। इस 50 में से अब हमने देखा कि भैया अब इस 50 में देखेंगे कितनों लोगों ने वोट इन फेवर किया है, कितने लोग वोट इन अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर फेवर वाले, अगर फेवर वालों का वोट, ठीक है, ज्यादा हो जाता है, मतलब 75% से ज्यादा हो जाता है तो बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन से पास हो गया। अगर 74% पे रह जाता है तो बोलेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो पॉइंट है जिसको कंसिडर करने के लिए मीटिंग बुलाया गया है, ये पॉइंट मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, क्लियर। तो ये होता है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका? 75% वोट्स इन फेवर। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 51% वोट इन फेवर, ठीक है। अभी 75% वोट इन फेवर, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के पास 1 लाख शेयर होल्डर तो 1 लाख शेयर होल्डर का 75% नहीं। जितने लोग मीटिंग में आए थे, स्वयं साक्षात प्रकट हुए हैं जितने लोग उस मीटिंग में, उन्हीं लोगों की कृपा दृष्टि को आपको देखना है, क्लियर। तो ये हमारा 4 डेफिनेशन, मतलब 2 डेफिनेशन और ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे बाकी रह गए थे हमारे लास्ट वीडियो के। अब हम लोग चलते हैं अपने इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर के अंदर। ये जो इनकॉर्पोरेशन का पार्ट है ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। मतलब कंपनीज एक्ट का अगर आप डायरेक्ट यूज करते हो तो चैप्टर नंबर 2 है। ये जो चीज है ना, ये आपको हर
हर लेवल पे मिलेगा, चाहे वो आप सीए का एग्जाम दे रहे हो, सीएस का दे रहे हो, या फिर आप सीएमए का दे रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप कंपनी लॉ से रिलेटेड किसी भी कोर्स में, कंपनी लॉ से रिलेटेड किसी भी चीज में हो, आप एक एडवोकेट हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, आपको अगर कंपनी लॉ सीखना है तो भी ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम की है, इवन फॉर प्रैक्टिस, इवन फॉर जॉब। अगर आप किसी कोई भी आरओसी डिपार्टमेंट से डील कर रहे हो, आरओसी डिपार्टमेंट में हो, आपको और उसमें एक्सेल करना है और अपना ग्रोथ और अच्छे से जानना है कि भाई क्या होता है, अपना काम, अपना नॉलेज अच्छा बढ़ाना है, तो फिर भैया आपको ये सब चीज पता होना चाहिए, ये सब चीज आपको देखना ही पड़ेगा, आप शॉर्टकट मार के नहीं आगे बढ़ सकते। चलिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के अंदर क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग आज सेक्शन 3 से लेकर 22 तक जाएंगे। ऐसे देख के लगेगा ना सेक्शन 3 से लेकर 22, बाप रे 20 सेक्शन पढ़ना होगा। देखो 20 सेक्शन अगर आप कहानी की तरह याद रखोगे ना तो आपको ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा, लेकिन अगर आप एक एक सेक्शन याद करने बैठेगे ना, सेक्शन 1 दिस पॉइंट, सेक्शन नंबर 2 दिस, सेक्शन नंबर 3 गलत, तब हो गया, फिर भैया होते रहेगा फिर वो पढ़ाई, वो मतलब जन्म निकल जाएगा लेकिन वो चैप्टर सेक्शन याद नहीं होने वाला। तो पहले स्टोरी की तरह याद पढ़ लो कि हाँ हाँ ऐसा कुछ था, ऐसा होता है, कहानी याद कर लो। जब कहानी याद हो गई तो धीरे धीरे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको एक बार देख लो, उनको एक एक बार देखते रहो, वो सेक्शन भी याद हो जाएंगे। सारे सेक्शन याद करने जरूरी नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलो नाउ हम लोग क्या देखने वाले हैं कि आज के इस वीडियो में मतलब सेक्शन 3 से जब 22 तक हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे 1% कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है और उसको चेंज कैसे करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है उसको चेंज कैसे करना है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है और उसको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो आप बनाते हो उसको वेरीफाई कैसे करना होता है, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट या फिर प्राइवेट को पब्लिक या फिर ओपीसी को पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी करना है तो वो कैसे करोगे, नेम अगर आपको चेंज करना है, नाम गलत चूज कर लियो तो उसको चेंज कैसे करना है, दिख रहा ना, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल टॉपिक है ए टू जेड, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है एमओए और एओए, सबसे ज्यादा यूज होता है इवेंट बेस्ड कंप्लायंस के अंदर, ठीक है। एमओए एंड एओए को बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ जाता है, हर साल तो चेंज नहीं होता है, बट काफी पीरियडिकली ये चेंज होते रहता है, साल 2 साल 3 साल में एक बार ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं लगभग, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना है आपको, बहुत सारा चीजें, तो उन सभी चीजों को कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, तो ये आपको पता होना ही चाहिए भैया, ठीक है। कन्वर्शन कभी कभी काम आता है, बट रेयर काम आता है, बट काम आ ही जाता है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी नई कंपनी खोली तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या, एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई। तो भाई अगर ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक एक एक मिनट एक एक सेकंड अगर ये वीडियो नहीं देखा ना तो फिर भैया आप कुछ ना कुछ लॉस कर रहे हो अपना, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, आपका लॉस जा रहा है, ओके। शॉर्टकट से कोई भी चीज आगे नहीं जाता है भैया, शॉर्टकट से अगर आप आगे जाते भी हो तो वो फिर अधूरा आगे जा रहा है। चलिए, सेक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बट आप सेक्शन नहीं भी ध्यान दो तो भी चलेगा, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर सेक्शन नहीं पता हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नहीं पता है, कंपनी एक्ट का बेयरट निकालेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। धीरे धीरे करते करते वो सेक्शन वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा। चलो, 1% कंपनी, अब जब आप एक ओपीसी कंपनी खोलोगे ना तो वो 3 तरीके की होगी, या तो लिमिटेड बाय शेयर होगी, या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या अनलिमिटेड कंपनी होगी। लिमिटेड बाय शेयर मतलब अगर एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, ठीक है, एक शेयर का वैल्यू कितना रुपया है, 10 रुपया है, आपने 100 शेयर लिए हैं 10 रुपए वाले, मतलब आपकी लायबिलिटी कितनी है, 1000 रुपए की है। मतलब एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, कंपनी आपसे 1000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती, समझना है। कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, पहाड़ टूट जाए, कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी का दिवालिया निकल जाए, सर कुछ भी हो जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी 1000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कितनी तक है, 10 रुपए तक की है, ओके। नाउ लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब, लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जो आप एमओए बनाएंगे ना उसमें लिख देंगे कि एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है, जब कंपनी लिक्विडेट होगी उस टाइम आप कितना कंट्रीब्यूट करोगे, ओके, ये इसमें साफ साफ लिखा रहेगा। आप लिख दोगे कि भैया जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो उस टाइम मैं कंपनी के लिए 5 लाख रुपया लिक्विडेट मतलब 5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर दूंगा अपनी तरफ से, प्लस आप लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो लिक्विडेशन का जो खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा, दैट इज कॉल्ड गारंटी, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी, आपकी लायबिलिटी कितनी गारंटी है, 5 लाख की अपनी गारंटी ली है कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तब मैं 5 लाख रुपया दे दूंगा, दैट इज माय गारंटी। तो 5 लाख रुपया ही आपको देने होंगे, आपको 5 लाख से ऊपर देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो आएगा वो आपको खर्चा बियर करना पड़ेगा, ठीक है।
चलो यहाँ तक देखो तो पानी पिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिमिटेड बाई गारंटी क्लियर हो गया। गारंटी का मतलब कहाँ तक हो गया है भाई, जितना का मैंने गारंटी दिया है उतना रुपया मेरे को देना पड़ सकता है। ओके, लिमिटेड बाई गारंटी का बिल्कुल मतलब नहीं है कि गारंटी टुवर्ड्स क्रेडिटर, नहीं, आप क्रेडिटर्स के लिए कोई गारंटी नहीं ले रहे हो। आप गारंटी किसके लिए ले रहे हो, लिक्विडेशन के लिए ले रहे हो, लिक्विडेटर के लिए गारंटी ले रहे हो, ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन के लिए ले रहे हो, किसी क्रेडिटर के लिए गारंटी नहीं ले रहे हो। ओके क्लियर। तो अनलिमिटेड कंपनी, यहाँ पे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कोई लिमिट नहीं होती है आपको कितना पे करना है, क्या नहीं पे करना है। आप बोलोगे कि जो कंपनी की लायबिलिटी होगी सब मैं पे करूंगा, दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो 1% कंपनी इन तीन तरीके की हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर होगी, या लिमिटेड बाय गारंटी होगी, या फिर एक अनलिमिटेड कंपनी होगी। क्लियर यहाँ तक, क्रिस्टल क्लियर। नाउ अगर आप कोई भी कंपनी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो वो एक लॉफुल पर्पस के लिए होना चाहिए। अनलॉफुल पर्पस के लिए वैसे भी आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इज द लॉफुल पर्पस होना चाहिए। अगर एक कंपनी बना रहे हो ना तो उसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स होने चाहिए। ध्यान रखना बात को, मैंने क्या बोला, मेंबर्स चाहिए, नॉट डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स अलग होते हैं, मेंबर्स अलग होते हैं, ठीक है। अभी मेंबर एक्सप्लेन किया है यहाँ पे मैंने। मेंबर्स कौन होता है, ये लोग मेंबर होते हैं जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, या तो बोलते हैं कि हाँ मेंबर बनने के लिए रेडी, या तो जो शेयर होल्ड करते हैं। ये तीन लोग मेंबर होते हैं, बाकी लोग मेंबर नहीं होते हैं। एम्प्लॉय इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनी का कोई मेंबर नहीं है, वो एक एम्प्लॉय है। नाउ अगर आप एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो आपके पास कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 2 मेंबर होना चाहिए, और अगर एक 1% कंपनी बनाना चाहते हो तो कम से कम आपके पास 1 मेंबर होना चाहिए, ठीक है। इस मेंबर का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके पास 7 इंसान होने चाहिए, 7 इंडिविजुअल होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, 7 मेंबर्स बोला है। अब ये मेंबर एक कंपनी भी हो सकती है, एक पी लिमिटेड मान लो, ये पी लिमिटेड क्या करिए, ये भी सब्सक्राइब कर सकती है, चाहे तो ये भी कंपनी का शेयर्स ले सकती है। तो मेंबर्स होने चाहिए, मेंबर डजंट मीन कि इंडिविजुअल होने चाहिए। क्लियर। अगर एक पब्लिक कंपनी खोल रहे हो तो आपके पास कम से कम 7 मेंबर और 3 डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा। प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो तो कम से कम 2 मेंबर और 2 डायरेक्टर रिक्वायरमेंट होगा। 1% कंपनी खोल रहे हो तो 1 मेंबर और कम से कम 1 डायरेक्टर का आपको रिक्वायरमेंट हो जाता है यहाँ पे। ओके, अब ये लोग जो मेंबर्स बन रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे, बाई सब्सक्राइब देयर नेम इन मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम बनाएंगे, ऐसे एक मेमोरेंडम का एक पेज रहेगा, ठीक है। मेमोरेंडम के अंदर पूरा कुछ लिखा रहेगा, लास्ट पेज में क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा नेम, ऐसे एक टेबल बना हुआ रहेगा ऐसे करके, यहाँ पे लिखा रहेगा नेम ए, ठीक है, एड्रेस डैश, यहाँ पे वो साइन करेगा। फिर लिखा रहेगा नेम बी, उनका एड्रेस, ये साइन करेगा। नेम सी, एड्रेस, यहाँ पे ये सी साइन करेगा। ऐसे करके सब्सक्राइब करेंगे ये लोग, ठीक है। बाई सब्सक्राइब देयर नेम इन द मेमोरेंडम। अगर आपके पास किसी कंपनी का एमओए है तो आप एक बार जरूर चेक कर लो, लास्ट पेज में पक्का ये चीज आपको मिलेगा, ठीक है। एमओए क्लास में भी, एओए क्लास में भी। अब पहली बात तो जब हम लोग मेमोरेंडम रखेंगे तो उसमें मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेमोरेंडम में अपना साइन करते हैं, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं। 1% कंपनी में नॉमिनी भी आता है। 1% कंपनी में क्या होता है, ओपीसी अगर आप एक फॉर्म कर रहे हो तो नॉमिनी का भी नाम आपको संग देना होगा। देखो 1% कंपनी में ये जो पॉइंट ओपीसी का है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, बाई सब्सक्राइबिंग द नेम इन द मेमोरेंडम, आप मेमोरेंडम में नाम सब्सक्राइब कर रहे हो। ओपीसी के लिए कितने लोग होंगे, एक मेंबर होता है, राइट। 1% कंपनी में एक ही मेंबर होता है। सपोज करो ये मर गया बेचारा, तो कंपनी में ये कंपनी चलेगी कैसे? अगर कोई नॉमिनी नहीं होगा तो कंपनी चलेगी कैसे भाई, कंपनी में कोई है ही नहीं, कौन चलाएगा कंपनी को? तो इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही एक मेंबर है तो कम से कम आपके पास एक नॉमिनी तो भैया होना चाहिए, ठीक है। अब नॉमिनी को आप कैसे लाओगे, नॉमिनी को अपॉइंट बनाओगे कैसे? जब आप कंपनी बना रहे होते हो, INC 32+22 जब आप भर रहे हो तो उसी समय आप अपने नॉमिनी का नाम भी इनको उसमें डाल दोगे। जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करोगे उसी में नॉमिनी का भी नाम ऐड कर दोगे, ठीक है। अब ये नॉमिनी जो है INC 3 फाइल कर देगा, मतलब ये सच नॉमिनेशन, सॉरी, इस नॉमिनेशन को हम लोग INC 3 फाइल कर देंगे ROC के पास, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्लस एमओए। जो हमारा
नॉमिनी बनाए, 1% कंपनी का बात कर रहा हूँ अभी मैं। ओपीसी को भी स्किप मत करना प्लीज, स्किप मत करना, कंपनियां होती हैं वो 1% कंपनी भी, तो स्किप मत करना इस वीडियो को, थोड़ा सा भी 10% भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है, एकदम नहीं। ओपीसी के अंदर अगर आप नॉमिनी को अपॉइंट कर रहे हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले स्पाइस और आईएनसी 32 के अंदर जब आप भरते हो उसी में आप नॉमिनी का भी नाम भर दोगे। ये भी हम लोग बताएंगे इनकॉर्पोरेशन, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ देर बाद तो हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे, ठीक है। सच नॉमिनेशन, जो नॉमिनेशन होगा वो आईएनसी 3 में भी हम लोग आरओसी के पास फाइल करेंगे, ये फॉर्म नंबर है, ठीक है, आईएनसी 3। नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट, नॉमिनी चाहे तो अपना कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, एक रिटन नोटिस देगा कंपनी को, मेंबर्स बेसिकली मेंबर को एक रिटर्न में नोटिस देगा, और नोटिस देने के बाद कंपनी क्या करेगी, आईएनसी 4 फाइल कर देगी आरओसी के पास, ठीक है। नेक्स्ट, सोल मेंबर शैल नॉमिनेट, अगर अब जो एक बंदा बचा है, मतलब ये हमने ओपीसी बनाई सर, हाँ, इसमें हम इकलौता मेंबर थे, बोला हाँ। अब क्या किए, एक नॉमिनी को अपॉइंट किया, बोले बिल्कुल सही। जब अपॉइंट किए तो बोले आईएनसी 3 भर दो, हम बोला ठीक है सर, आईएनसी 3 भर दिए। अब क्या हो रहा है, ये एक रिटर्न का ऑर्डर, रिटर्न में एप्लीकेशन दे के बोल रहा है कि हम भैया आप कंपनी में नॉमिनी नहीं रहेंगे, तो कंपनी क्या करेगी, आरओसी के पास आईएनसी 4 में इंटीमेट कर देगी, ठीक है। जब भी कोई नॉमिनी हटेगा, ठीक है, या मेंबर हटेगा तो आईएनसी 4 में बताते हैं, जब भी कोई नॉमिनी बनेगा तो आईएनसी 3 में बताते हैं, ठीक है। सोल मेंबर शैल नॉमिनेट, अब ये मान लो ये चला गया, ये रिटर्न अपना रेजिग्नेशन देके चला गया, बोल दिया कि भैया हम नॉमिनी नहीं रहेंगे, तो इसको फिर तो किसी और को पकड़ना होगा, किसी और को बनाना होगा नॉमिनी, तो अब ये किसी और को, सोल मेंबर क्या करेगा, किसी और को नॉमिनी बना लेगा, आईएनसी फिर से 3 भर देगा, और इस नया नॉमिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके पास 15 दिन का टाइम है, बस 15 डेज के अंदर इसको न्यू नॉमिनी बना लेना होगा। मेंबर में ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द, अब हम चाहें तो जब भी चाहें इसको हटा के बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब के आदमी बैठेगा, जब भी चाहे अपने हिसाब से बैठा सकते हैं। अगर मान लो मेंबर का डेथ हो गया, ये मेंबर था ये मर गया, ठीक है, तो इसके बिहाफ में कौन होगा, ये नॉमिनी था, ये दौड़ के आएगा, ये अब मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो नॉमिनी है ये क्या करेगा, ये अपना एक और अलग नॉमिनी अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब जब नॉमिनी अपॉइंट करेंगे तो क्या करेंगे, नया मेंबर अपॉइंट हो रहा है सर, तो आईएनसी 4 जाएगा न्यू मेंबर के लिए, पुराना मेंबर मर गया सर, आईएनसी 3 जाएगा पुराने वाले के लिए। क्रिस्टल क्लियर एकदम, ठीक है। कोई भी नॉमिनी या मेंबर में के नाम में अगर चेंज होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेमोरेंडम को चेंज करोगे, उस लास्ट पॉइंट का मतलब यही था। तो ये जो 1% कंपनी का मैंने इतना इजी तरीके से इतना शॉर्ट में बता दिया ना, इसी चीज को अगर मैं बेयर एक्ट निकाल के एक्सप्लेन करता तो कम से कम आधा घंटा लगता मिनिमम, ठीक है। उसके बाद भी पता नहीं समझ में आता कि नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें लिखा हुआ है घुमा घुमा के किसी चीज को, तो इसलिए मैंने क्या किया, फ्लो चार्ट बना दिया ताकि भैया आपको इजीली समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाए। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो अभी ओपीसी में मैंने क्या बोला, एक बार शॉर्ट छोटा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से मैं। जब एक ओपीसी हम लोग बनाते हैं तो उस समय हम लोग एक नॉमिनी का भी नाम दे देते हैं कि अगर मान लो मेंबर मर जाता है तो नॉमिनी मेंबर बन के कंपनी को चलाएगा। वो नॉमिनी जब भी चाहे एक रिटन नोटिस देकर अपना नॉमिनी से नाम हटा सकता है। जब भी कोई इंसान अपना नाम हटाता है तो आईएनसी 4 फाइल कर देता है, ठीक है, और कंपनी फाइल करती है आईएनसी 4, और जब भी राइट, और मान लो दूसरा सिचुएशन क्या है, कोई अगर हम लोग किसी नया इंसान को बनाते हैं तो आईएनसी 3 फाइल कर देता है। अब क्या हो रहा है, जब वो हट गया, वो बंदा चला गया, उसकी जगह किसी और को लाना होगा, तो उसको किसी और को लाएंगे तो कितने टाइम के अंदर लाएंगे, 15 दिन के अंदर किसी और को पकड़ के लाएंगे। उसको जब लेकर आएंगे तो आईएनसी 3 फाइल कर देंगे कि भैया नया मेंबर हमको मिल गया है। सपोज करो ये भी मतलब सपोज करो मेंबर का डेथ हो जाता है, मेंबर नहीं रहा तो कौन मेंबर बनेगा, नॉमिनी बिकम द मेंबर। अब ये जो नॉमिनी है, ये नॉमिनी भी अपना, नॉमिनी तो बिकम मेंबर हो गया, अब ये बंदा भी अपना नॉमिनी अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब जब नया नॉमिनी अपॉइंट करेगा तो फिर आईएनसी 3 बढ़ना होगा, पुराना वाला मेंबर डेथ हो गया तो उसके लिए आईएनसी 4 बढ़ना होगा कंपनी को। क्लियर, चलो क्लियर हो गया। यहाँ तक आप 1 मिनट थोड़ा सा सोचो क्या क्या मैंने एक्सप्लेन किया, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम देता हूँ, जब तक पानी पी रहा हूँ तब तक आप सोचो। समझ गया क्या बोला था मैंने, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रात के 12 बजने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 3A, अभी सेक्शन 3 कर लिया हमने, 3A कर रहा है। ये क्या है, 9 फरवरी 2018 को ये इफेक्टिव हो गया था और ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में ये सेक्शन आया है। ठीक है, मान लो हमने अभी पढ़ा कि सर एक पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी है, आपने अभी बताया था पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर चाहिए, ओपीसी है तो 1 मेंबर चाहिए। हम बोला हाँ बिल्कुल सही बोला हूँ। तुम बोले मान लो एक काम हुआ, 7 में से एक बंदा का डेथ हो गया और यहाँ पे अब 6 मेंबर बचा हुआ है। हम बोला ठीक है, यहाँ पे 2 मेंबर था, एक बंदन का डेथ हो गया और कंपनी में अब 1 मेंबर बचा हुआ। बोला बिल्कुल सही बात है, ओपीसी में ऐसा कोई झमेला नहीं होगा क्योंकि जैसे ही ये बंदा मरेगा इसकी जगह कौन आ जाएगा, इसका नॉमिनी आ जाएगा। ठीक है, तो ओपीसी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक कंपनी में 7 की जगह 6 होगा, एक जन का डेथ हो सकता है, एक जन हट सकता है, कुछ भी कर दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इफ एनी टाइम नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस, क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो जा रहे हैं। 7 था 6 हो गया, 2 था 1 हो गया। ठीक है, और कितना घट जा रहा है, स्टैट्यूटरी लिमिट से कम हो जा रहा है, मतलब 7 से कम नहीं हो सकता, उधर 2 से कम नहीं हो सकता। कंपनी के पास मान लो 40 मेंबर्स थे और उसमें से 10 मेंबर मर गए तो भी 30 मेंबर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होगी, जब ये पब्लिक कंपनी में 6 मेंबर हो जाएंगे, 7 से कम हो जाएंगे। तो इफ एनी टाइम नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो जा रहे हैं एंड कंपनी क्या कर रही है, 6 महीने तक बिजनेस को कंटिन्यू चला रही है, मेंबर्स नहीं है कंपनी में रिक्वायर्ड और कंपनी 6 महीने तक कंटिन्यू बिजनेस चला रही है, इस सिचुएशन में हर वो बंदा जो मेंबर है कंपनी का, हर वो पर्सन, मतलब ये जो 6 लोग कंपनी के जो 6 लोग कंपनी के मेंबर बचे हुए हैं ना, क्योंकि 7वां क्या हुआ, एक तो बंदा डेथ हो गया था, तो ये जो 6 लोग कंपनी के अंदर बचे हुए हैं ना, एवरी पर्सन हु इज मेंबर, मतलब ये 6 लोग शैल सेवरली लाइबल, अकेले अकेले लाइबिलिटी लेंगे, किस लिए, पेमेंट ऑफ होल डेब्ट ऑफ द कंपनी, सारा का सारा जितना उधारी आया है कंपनी के ऊपर ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब मान लो 1 जनवरी को एक मेंबर का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो 6 महीने तक टाइम मिलता है आपको, 6 महीने के अंदर आपको 7 मेंबर मिनिमम अपॉइंट कर लेना है, मिनिमम हो जाना चाहिए। अगर 7 मेंबर नहीं ला पाते हैं, नहीं होता है, तो फिर ये 6 महीने के बाद, ठीक है, 6 महीने के बाद जब तक आप लिमिट को पूरा नहीं कर रहे हो, मतलब 7 मेंबर नहीं जा रहे हो, फिर प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर नहीं हो रहा है, तब तक जितनी लायबिलिटी क्रिएट होगी ना, वो पूरा का पूरा पे करने की जिम्मेदारी उस मेंबर्स की होगी, मतलब जो 6 मेंबर बचे हुए हैं ना उनकी होगी। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है उस टेन्योर में जब आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं थे, उस सिचुएशन में सारा का सारा लायबिलिटी आपका बनता है और अगेंस्ट में आपके अगेंस्ट केस भी किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक बार 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोचो क्या बोला अभी मैंने। मैं बोला मेंबर्स थे कंपनी में, हाँ सर, रिड्यूस हो गए, कितना, स्टैट्यूटरी लिमिट से कम हो गए। ठीक है, ओके, इस सिचुएशन में कंपनी 6 महीने तक बिजनेस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के बाद जो भी बिजनेस करेगी, जो भी लायबिलिटी आएगा, वो मेंबर्स का पर्सनल हो जाएगा, वो मेंबर्स को खुद ही चुकाना पड़ेगा, वो कंपनी नहीं चुकाएगी, वो मेंबर्स के पर्सनल लायबिलिटी लेंगे हम, पर्सनल एसेट को ले लेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 4, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए हम लोग बोलते हैं। एमओए को मतलब, एमओए का मतलब क्या होता है, एओए का मतलब क्या होता है, देखो एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये बोलता है, ये जो एमओए है ये क्या बोलता है, ये बोलता है क्या कर सकते हो, वेट खत्म, चलो चार्ज होने लगा। एमओए बोलता है कि क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। ठीक है, मेमोरेंडम क्या बोलता है, क्या कर सकते हो तुम। मेमोरेंडम परमिशन देता है कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये काम ये काम ये काम आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं, आप परचेस कर सकते हैं, एसेट लोगों को सैलरी दे सकते हैं, ये सब काम आप कर सकते हैं। ये कौन बोलता है, मेमोरेंडम बोलता है। आर्टिकल क्या बोलता है, आर्टिकल बोलता है कि जो जो आपको करने का परमिशन मेमोरेंडम देता है वो कैसे करना है,
मतलब आपको पहले बोर्ड मीटिंग बुलाना है, फिर आपको जनरल मीटिंग बुलाना है, फिर आपको फॉर्म फाइल करना है। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस कौन बताता है? आपका आर्टिकल बताता है। तो मेमोरेंडम बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या क्या करने की कैपेसिटी आपके अंदर है। आर्टिकल बताता है कि जो जो कैपेसिटी आप कर सकते हो वो कैसे कैसे करोगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा, क्या तरीका आप यूज करने वाले हो। ठीक है, तो मेमोरेंडम सर कैसे, मेमोरेंडम के अंदर होता है क्या? देखो, मेमोरेंडम के अंदर 5 चीजें मैंडेटरी होती है। ये 5 क्लॉज, पहले नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं नेम क्लॉज। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, कंपनी कहाँ पे लोकेट करती है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, कंपनी किस पर्पज से बनाएगी, क्या ऑब्जेक्टिव है। लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्या है कंपनी की, लिमिटेड बाई शेयर हो सकता है, लिमिटेड बाई गारंटी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल क्लॉज, कितना ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा, पेड अप कैपिटल कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल बेसिकली लेते हैं यहाँ पे कैपिटल क्लॉज। तो ये पांचों चीज आपका मेमोरेंडम के अंदर मिलेगा। इन पांचों में से किसी एक को भी अगर आपको चेंज करना है, कंपनी का मान लो आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि आप 10 करोड़ का आपका 10 करोड़ का आपका जो है ऑथोराइज कैपिटल रहेगा, आपको 10 की जगह 15 करोड़ करना है, तो आपको क्या करना होगा, अपना मेमोरेंडम चेंज करना होगा, राइट। तो आपको अपना मेमोरेंडम चेंज करना होगा। तो सर मेमोरेंडम चेंज कैसे करेंगे, सेक्शन 13 बोलता है। देखो, एग्जैक्ट अगर प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेमोरेंडम चेंज करने के लिए आपको BR@BM होल्ड करना होगा। देखो, BR@BM हमेशा होल्ड लगेगा, चाहे मैं लिखूं ना लिखूं, आप BR@BM मान लेना। ठीक है, BR@BM होल्ड करोगे, हाँ सर। उसके बाद अब बोर्ड मीटिंग के बाद आप क्या करोगे, एक जनरल मीटिंग होल्ड करोगे। ठीक है, इस जनरल मीटिंग में आप क्या पास करोगे, स्पेशल SR इन GM पास करोगे। SR मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग आप पास करेंगे। जैसे ही SR इन GM पास कर लेंगे, SR पास करने के बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है MGT14, किसको भेजते हैं हम लोग, ROC के पास। तो मेमोरेंडम को अगर आपको चेंज करना है तो ये आपको फॉर्म्स फिलअप करने पड़ेंगे। जब भी आपको अपना मेमोरेंडम चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, MGT14 तो भैया आपको भरना पड़ेगा, MGT14 भर के ROC को भेजना होगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं। जैसे मान लो कैपिटल क्लॉज चेंज कर रहे हो तो आपको SS7 भरना होगा। ये अब मान लो ये फॉर्म आपको याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन का बात नहीं है, आप गूगल कर लो, आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, आप एक बार MCA की वेबसाइट पर चले जाओ, आपको फॉर्म मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं, आपको सारा फॉर्म याद रहे। कुछ कुछ फॉर्म याद रहता है, सारा फॉर्म याद नहीं रहता है। और इस पूरे सीरीज के लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे MCA की साइट से फॉर्म निकालने हैं, कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिलअप कैसे करना है। इसके अलावा तुम्हारा ये जो फॉर्म्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको याद कैसे करना है, MCA में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो, यूजर अकाउंट कैसे बनाओगे, फ्री पब्लिक डॉक्यूमेंट कैसे देख सकते हो, डायरेक्टर का डिटेल कैसे देख सकते हो, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ के एंड में। तो ये क्लियर हो गया मेमोरेंडम क्या होता है और उसको चेंज करने का तरीका क्लियर हो गया। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग लगता है और फिर आप MGT14 पास फाइल करते हो ROC के पास। ओके, अब नाउ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है भाई, आर्टिकल वही होता है जो बताता है कि आपको काम करना कैसे है, तरीका बताता है ये बेसिकली। ठीक है, ये क्या बताता है, तरीका कैसे करना है, ये तरीका बताता है। अगर आर्टिकल में कोई चेंजेस लाने हैं तो सर सेम काम, पहले तो BR@BM करेंगे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद आप नेक्स्ट क्या करोगे, एक जनरल मीटिंग होल्ड करोगे। ठीक है, इस जनरल मीटिंग में क्या करोगे, SR इन GM पास करेंगे। आप SR इन GM पास करने के बाद आप फिर MGT14 भेज दीजिए और उसके साथ आपका जो डॉक्यूमेंट जाना चाहिए वो सब आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। दैट इज द प्रोसीजर फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप MOA आपका MOA और AOA किसी भी कीमत में एक्ट को, कंपनीज एक्ट 2013 को ओवरराइड नहीं कर सकता है। जो चीज एक्ट में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, उस चीज को आप अपने आर्टिकल या मेमोरेंडम के थ्रू चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, वंस एक बार वो चीज लिख दिया गया है एक्ट में, मतलब वो चीज बाइंडिंग है, आपको उसके हायर लेवल का जो भी करना है करो, उससे नीचे नहीं आना है। ठीक है, सपोज एक्ट में लिख दिया कि आपको 21 डेज का नोटिस देना है। ठीक है, तो अब आप आर्टिकल में ये नहीं लिख सकते हो कि आप 10 डेज का नोटिस देके भी काम चला सकते हो, क्योंकि एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है 21 डेज का नोटिस, तो आपको 21 डेज का नोटिस देना ही पड़ेगा मिनिमम। आपके आर्टिकल से MOA में भी इतना ही लिखा रहेगा,
उसके नीचे नहीं आ सकता है। हाँ, आप बोल सकते हो कि हम 40 डेज का नोटिस देंगे, हम और अच्छा कंप्लायंस करेंगे, यू कैन डू, बट आप एग्जैक्ट 21 नहीं कर, मतलब उससे कम नहीं आ सकते। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन। कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट आप कैसे करोगे, कैसे करेंगे भाई? देखो, सबसे पहले तो क्या करना होता है, कोई भी चीज को अगर इनकॉर्पोरेट करना होता है तो एप्लीकेशन करना होगा, राइट? किसके पास करेंगे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी के पास करेंगे। कौन से फॉर्म में करेंगे? स्पाइस बोलकर एक फॉर्म आता है, ये मसाला वाला फॉर्म नहीं है, ये एक फॉर्म है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन वाला फॉर्म है, ठीक है। प्लस इसके साथ INC 32 जाते हैं और इसके साथ जो आपका फीस लगेगा वो फीस लगेगा। अब ये फीस जो है ना आपके ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर लगता है, कितना आप कैपिटल रख रहे हो उसके ऊपर आपका फीस आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन करते हैं आरओसी के पास, स्पाइस फॉर्म के अंदर INC 32 उसके अंदर आता है, आपका फीस आप दे दिए। मान लो आप एक बैंकिंग कंपनी खोलना चाहते हो, रेगुलेटरी अप्रूवल का बता रहा हूँ। अगर एक बैंक की कंपनी खोलना चाहते हो भाई, तो RBI का अप्रूवल लगेगा। हाँ, तो पहले RBI का अप्रूवल ले लो, फिर ये एप्लीकेशन कर लेना, ठीक है। अगर किसी रेगुलेटर्स का अप्रूवल चाहिए तो पहले उनका अप्रूवल ले लो, फिर जाके आप एप्लीकेशन कर लेना। जब आप एप्लीकेशन करोगे, एप्लीकेशन में क्या करोगे, फिर MOA को सब्सक्राइब कर दोगे। कैसे करोगे? अब भाई ये मेंबर्स जो है साइन वाइन कर देंगे अपना। एक डेक्लेरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेक्लेरेशन जाता है इन INC 8। कौन देता है डेक्लेरेशन? एडवोकेट दे सकते हैं, CA CMA, ये लोग डेक्लेरेशन देते हैं। ये लोग अपना डेक्लेरेशन देते हैं कि भैया हाँ भाई ये जो बंदा है ना, कोई जेल वेल में नहीं गया है, सही बंदा है, मतलब ये बेसिकली उसको सर्टिफाई कर देते हैं, हाँ ठीक है सब कुछ। डेक्लेरेशन डायरेक्टर ही देता है, जो बंदा है वही देता है कि हाँ हम अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे अंदर। नॉट कन्विक्टेड इन एनी ऑफेंस, कोई ऑफेंस वगैरह में नहीं गया, कोई चोर चुहार चंडाल टाइप का इंसान नहीं, बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, मानते हैं गरीबों का जूठा छीन के खा जाता है, लेकिन ठीक है, इंसान दिल का अच्छा है, वैसे नीयत से तो गंदा हर कोई है। नाउ अब बाकी सारा डिटेल, नेम, एड्रेस, प्रूफ, उसका एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको दे दोगे। तो जब क्या करो आप, जब एप्लीकेशन करो स्पाइस फॉर्म में, ये अच्छा ये इनकॉर्पोरेशन करना कैसे, ये जो फॉर्म फाइल होता है ना, ये फॉर्म फाइल भी मैं बताऊंगा, बट सब कुछ कंप्लीट होने के बाद में, लास्ट में, ठीक है। वो भी सबको नहीं बताने वाला है, स्पेसिफिक वो जो कोर्स है उसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, सब में नहीं, सबके पास इसका एक्सेस नहीं रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन, जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया, छोटा कर देता हूँ सर। इनकॉर्पोरेशन के लिए हमने सारा डॉक्यूमेंट दे दिया, हमने बोला क्या क्या दे दिए सर, देखो ना, हमने स्पाइस एक फॉर्म आता है उसमें एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है, उसका फीस दे दिया, रेगुलेटर्स का अप्रूवल चाहिए तो वो ले लिया, MOA सब्सक्राइब हो गया, डिक्लेरेशन दे दिया हमने। अब क्या करूँ सर? बोला ठीक है, अब क्या होगा, ROC क्या करेगा, तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा। बोला हाँ, एप्लीकेशन क्या हो तो सारा डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा। नाउ ROC क्या करेगा, जब एक बार रजिस्टर कर लिया ना, तो आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर देगा, CIN नंबर, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये बहुत जरूरी नंबर है आपके पास। एक बार आपके पास मिल गया तो आपका सिन नंबर आ गया, मतलब आपकी कंपनी लल्लन टॉप हो गई, रजिस्टर हो गई, ठीक है। अब मान लो दो सिचुएशन आता है, अब फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके कंपनी कॉर्पोरेट की हो, तुरंत डिटेक्ट हो गया या बाद में डिटेक्ट हो रहा है। अगर तुरंत डिटेक्ट हो गया तो सेक्शन 447 लगेगा, ये सेक्शन है फ्रॉड का, ठीक है। अगर मान लो बाद में पता चलता है ROC को कि आपने तो हमें चूना लगा दिया, आपने तो यार गवर्नमेंट को चूना लगा दिया यार, बहुत दुख हो रहा है। अगर ROC को पता चलता है बाद में कि हमको चूना लगाया, तो ROC क्या करेगा, चूना के बदले में कत्था लगाएगा, मतलब ROC एक एप्लीकेशन करेगा ट्राइब्यूनल को और बोलेगा कि देखो ना चाचा, हमको ना बेवकूफ बना दिया, हमको सारा लोग पोपट बना के एक तो कंपनी बना दिया है, और वो भी सारा उल्टा पुल्टा डॉक्यूमेंट देके, देखो सारा झूठा डॉक्यूमेंट है, डायरेक्टर जिंदा भी नहीं, उसके नाम पे कंपनी खोल के बैठा है, देखो कितना गंदा काम कर रहे लोग। तब ट्राइब्यूनल बोलेगा अरे क्या बात कर रहा है, ऐसा है क्या? ट्राइब्यूनल बोलेगा एक काम कर, ये जो जिंदा लोग है ना उन लोग का लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दे। ट्राइब्यूनल ये सारे ऑर्डर पास कर सकता है, बोलेगा इस कंपनी का नाम रिमूव कर दो, हटा दो कंपनी का नाम, कंपनी को वाइंड अप में भेज दो, या तो और कोई भी ऑर्डर पास करता है जो भी ट्राइब्यूनल का मन करे। अब ट्राइब्यूनल क्या है भाई, ट्राइब्यूनल भगवान है, क्योंकि वो एक कोर्ट है, ठीक है, NCLT होता है ट्राइब्यूनल, मतलब NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या है, कंपनी का कोर्ट है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये जो ऑर्डर पास करेगा वही फाइनल होगा। नेक्स्ट एक सेक्शन 8 कंपनी आता है जो चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब चैरिटी के लिए होती है, आपका अच्छी चीजों को प्रमोट करने के लिए आता है, कॉल्ड सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। मतलब जैसे पहले सोसाइटी होता था, सोसाइटी एक्ट के अंदर आप सोसाइटी
को क्यों रजिस्टर करते हो? ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर सकोगे, आर्ट को, कल्चर को, स्पोर्ट्स को, ठीक है, ये इन्वायरमेंट को, ये सब चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक टाइप का एनजीओ जो फॉर्म करते हैं ना हम लोग, कंपनीज एक्ट का ये एनजीओ ही है, ठीक है। यहाँ पे भी आप चैरिटेबल वाला ऑब्जेक्ट ही काम करते हो। सेक्शन 10A ये नया ऐड हुआ है। सेक्शन 10A क्या है? बोलता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस कब कमेंस होगा भाई? देखो, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, इनकॉर्पोरेट होते ही आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ना ही कोई पैसा उधार ले सकते हो तब तक, जब तक आप क्या कर लो, सब ये एक डिक्लेरेशन ना दे दो 20A के अंदर विद इन 2 ROC। आप तब तक बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आप ROC के पास एक डिक्लेरेशन INC 20 में नहीं भर देते हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से 180 दिन के अंदर। क्या चीज का सर? सर कंपनी ना ROC के पास वेरिफिकेशन का वेरीफाई करती है। ये वेरीफाई क्या होता है ना, फोटो के साथ होता है। फोटो किसका? आप रजिस्टर्ड ऑफिस जो है अब उसका एक तो फोटो खींचेंगे, ठीक है। अब जो उसका डायरेक्टर है उस डायरेक्टर का फोटो खींचेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस में पूरा नाम लिखा रहेगा आपकी कंपनी का, उसका सिन नंबर लिखा रहेगा, इसका फोटो खींच कर जाएगा। डायरेक्टर अपने कुर्सी पे ऐसे बैठा हुआ है, उसका फोटो खींच के जाएगा, ठीक है। ऐसे करके 2-4 तो फोटो जो है वो सारा जाता है। इसको वीडियो वेरिफिकेशन, नॉट वीडियो वेरिफिकेशन, सो वेरिफिकेशन। इफ नॉट, अगर मान लो डिक्लेरेशन आपने फाइल नहीं किया तो कंपनी बोलेगी भैया इसका नाम रिमूव करने का प्लान बना लो, ठीक है, सुपारी दे दो उसका। सेक्शन 12 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस ले लेना है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो फिर भैया आप काम गंदा कर दिए। आपके पास 30 दिन है रजिस्टर्ड ऑफिस को बनाने के लिए। कंपनी क्या करी है? वेरिफिकेशन करती है भैया रजिस्टर्ड ऑफिस को कि भैया क्या ये सही है, रजिस्टर्ड ऑफिस है ना। कैसे वेरीफाई करेगी भाई? फोटो खींच के आप भेजोगे, डायरेक्टर कुर्सी पे लगा के बैठा हुआ है उसका फोटो खींच कर भेजोगे, कंपनी का जो दीवार वगैरह पे कंपनी का नाम लिखा है उसका फोटो खींच कर रख डालोगे, तो ये इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। नाउ सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो, पहले यहाँ ये हमारा इंडिया है, पहले आप यहाँ आपका ऑफिस था, अभी आप बगल में कर रहे हो, मतलब जस्ट सेम सिटी में कर रहे हो। मान लो आप थोड़ा दूर करने लगे, मतलब ये एक सिटी, मतलब आप 2 अलग अलग सिटी में कर रहे हो विद इन सेम स्टेट, राइट। अब मान लो ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, आप यहाँ से आप उठ के यहाँ जा रहे हो, मतलब सर जिस जगह पे था ना घर, उसके जस्ट बगल वाला ऑफिस ले लिए, वो पुराना वाला ऑफिस छोड़ दिया है, जस्ट बगल वाले में। तो विद इन सिटी कर रहे हो, सेम जगह कर रहे हो, उसी शहर में कर रहे हो। अगर आप जिस सिटी में रहते हो उसी सिटी में अगर आप नया मतलब रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हो, तो सिर्फ आपको बोर्ड BR@BM फाइल करना हो, BR@BM मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग पास करना होगा। आपको INC 22 फाइल करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आउटसाइड द सिटी, सिटी के बाहर, अपने सिटी के बाहर, अब जहाँ रहते हैं वो छोटा सा एरिया के बाहर अगर कर रहे हो तो SREGM मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना होगा। जब भी SR पास करते हैं MDT 14 तो सर जाता ही है। INC 22 हम लोग फाइल करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। एक स्टेट से अनदर स्टेट, एक स्टेट में है आप वेस्ट बंगाल में, आप उत्तर प्रदेश में अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, तो सर SREGM तो लगेगा ही। SREGM जो भी लगेगा MDT 14 उसके साथ में आता है, INC 22 तो लगेगा ही। इसके साथ साथ आपका क्रेडिटर्स का अप्रूवल भी लग जाएगा, क्योंकि कहीं हो सकता है आप क्रेडिटर को चूना लगाने के लिए अलग राज्य भाग रहे हो, ताकि क्रेडिटर आपको फोन करके परेशान ना कर सके, तो क्रेडिटर्स का भी अप्रूवल चाहिए। अब जैसे मुंबई जैसे एरिया में ना 2-2 ROC है, सिर्फ महाराष्ट्र में मुंबई में ही 2 ROC, एक ROC है, एक ROC है, ठीक है। आप पहले यहाँ पे रजिस्टर्ड थे, अभी आप अपना बिजनेस को ना यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो स्टेट सेम है, दोनों मुंबई के अंदर है, लेकिन यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो, दूसरा ROC में आ रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी SREGM मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करेंगे, ठीक है। MDT 14 देंगे ही जब भी SR पास होता है, और INC 22 फाइल करेंगे, ठीक है। तो चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको रेजोल्यूशन वगैरह ड्राफ्ट करना सब कुछ लास्ट में सिखाया जाएगा। ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने के लास्ट में सब कुछ सिखा दिया जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम को रेक्टिफाई करना है। मान लो कंपनी का नाम आप लिखे थे पोपट, ठीक है, पोपट लिमिटेड एक कंपनी थी। अब ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार
पोपट अच्छा नाम नहीं है, गलत नाम है। नियरली रिजेंबली, या फिर हो सकता है ये पोपट किसी ट्रेडमार्क से रिलेट कर रहा हो सकता है ये पोपट किसी ऑलरेडी कोई कंपनी ऑलरेडी हो सकता है गवर्नमेंट को लग रहा है कि पोपट नाम गलत है, गंदा नाम है, नहीं रख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन में आता है कि ये नाम जो है गड़बड़ नाम है, इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा, ऑर्डर देगा कंपनी को कि भैया 3 महीने के अंदर आपको अपना नाम चेंज कर लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोलेगा, 3 महीने के अंदर आपको अपना नाम चेंज कर लेना है। ठीक है, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या है, एक रजिस्टर्ड कोई ट्रेडमार्क को रजिस्टर करके बैठा है पोपट का, इस पोपट को रजिस्टर करके बैठा हुआ है कोई, ठीक है, हम इसी नाम का कंपनी खोल लिए, तो जो जिसने इस पोपट को रजिस्टर किया है उसका तो बैंड बच गया। तो वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सर ये नाम देखो ना, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये नाम मेरे नाम से मैच कर रहा है, मेरा ट्रेडमार्क में ऐसे पोपट लिखा हुआ है, इसका डब्बा बना के पोपट लिखा हुआ है, तो सर देखो ना ये मेरा ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ये फिर से कंपनी को बोलेगा कि उसका ट्रेडमार्क से मैच करा रहे, नाम हटाओ। 3 महीना के अंदर बोलेगा कि भैया एकदम नाम बदल दो अपना। अब जैसे ही अच्छा यहाँ पे क्या बोलता है कि कॉपी ऑफ एमओए एनओए जो है मेमोरेंडम का कॉपी या फिर आर्टिकल कॉपी, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट डिमांड कर देता है कि हमको एमओए का कॉपी दीजिए तो आपको 7 दिन के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्शन ऑफ कंपनी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। कंपनी को कन्वर्ट करना है हमको। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कंपनी से 1% कंपनी में जा रहे हो तो प्राइवेट कंपनी में कितने लोग होंगे, 2। ठीक है, तो दोनों का क्या होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इनके क्रेडिटर्स का भी नो ऑब्जेक्शन चाहिए, क्रेडिटर्स मेंबर्स का भी लेंगे, क्रेडिटर्स का भी लेंगे। यही बात आपको याद रखना है कि सर जब आप प्राइवेट कंपनी से 1% कंपनी में जा रहे हो उस सिचुएशन में आपको अपने जो क्रेडिटर्स है उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप हो सकता है बड़ी कंपनी से आप ओपीसी करके एक आदमी को लायबिलिटी से बचा रहे हो या फिर जो भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, तो इस गंदा चीज को रोकने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग कि भैया अब आपको मेंबर्स और क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेके आओ। दूसरा, एसआर इन जीएम पास होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो इससे भी पहले क्या होता है, नॉर्मली सबसे पहले हुआ होगा बीआर एट बीएम, ये लोग आपस में डिसाइड किया होगा कि हम लोग एक काम करते हैं, कंपनी को प्राइवेट से ओपीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये लोग नो ऑब्जेक्शन लिया होगा अपने मेंबर एंड क्रिएटर से। मेंबर से कैसे लिएगा भाई, फिर एसआर इन जीएम पास किया होगा, बेसिक सी बात है। एसआर इन जीएम जब भी पास होगा तो एमजीटी 14 फाइल होता है। कंपनी आईएनसी 6 में इस चीज को बताएगी कंपनी को कि भैया कंपनी में आप इतने डायरेक्टर थे, इतने डायरेक्टर हो गया है, कंपनी का लायबिलिटी इतना हो गया है, कंपनी का ईच एंड एवरी डिटेल हम लोग यहाँ पे दे देंगे। इट्स कॉल्ड प्राइवेट कंपनी टू 1% कंपनी। आपके पास प्राइवेट कंपनी है, आप 1% कंपनी में कन्वर्ट कर लोगे। 1% कंपनी या प्राइवेट या पब्लिक में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले तो भैया आपको अपना मेंबर का जो लिमिट है ना वो एक्सीड कर देना होगा। मतलब ओपीसी में कितना मेंबर होता है, 1, प्राइवेट कंपनी होता है तो कितना मेंबर होता है, 2, राइट। तो अगर आप प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हो तो आपको कम से कम 7 मेंबर लेके रहो, और अगर ओपीसी से प्राइवेट में जा रहे हो तो 2 मेंबर, ओपीसी से पब्लिक में जा रहे हो तो 7 मेंबर। तो इतना पहले मेंबर्स का रिक्वायरमेंट क्लियर करो, हम बोला क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों जगह एसआर इन जीएम पास कर लो, हम बोला पास कर लिए। ठीक है, अब अगर ये कंपनी से पब्लिक में जा रहे हैं तो आईएनसी 5 बोलकर एक फॉर्म आता है, वो आपको फॉर्म फाइल कर देना है। ये फॉर्म फाइल करने के बाद आपका जो कंपनी है वो हो जाएगा कन्वर्ट, 1% कंपनी से प्राइवेट कंपनी या फिर पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, पब्लिक कंपनी से भी 1% कंपनी या प्राइवेट कंपनी आप बना सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट एक आता है, प्राइवेट कंपनी को मैंडेटरी फोर्सली आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। कब, जब आपका 200 मेंबर से ज्यादा का लिमिट हो जाए। मतलब प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन में क्या था, अगर किसी जिसके भी आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शन रहता है ना, वो हो जाती प्राइवेट कंपनी। तो एक रेस्ट्रिक्शन था 200 मेंबर का, अगर आपको 200 से ज्यादा मेंबर रखना है तो फिर आप प्राइवेट की जगह क्या बन जाओगे, पब्लिक कंपनी बना लो, अपने आप को कन्वर्ट कर लो खुद से। ठीक है, और दूसरा अगर एक लिमिट क्रॉस हो जाता है तो आपको प्राइवेट से पब्लिक बनना होगा। खैर ये सब चीज अगला वीडियो का चैप्टर है, तो हम लोग आज इसमें इतना नहीं घुसेंगे। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्शन नंबर 18 तक, एंड द गुड न्यूज इज कि आपका यही जो सेक्शन है वो लास्ट सेक्शन है, इसके आगे कुछ खास नहीं है। एक सेक्शन 19 आता है विच इज बोल सकता हूँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 19 बोल सकता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी ना
कभी भी अपने होल्डिंग कंपनी का शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती है, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन में। 1 नंबर में अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो बिल्कुल शेयर होल्ड कर सकती है, इवन वो वोट भी कर सकती है। दूसरा, होल्ड शेयर एज ट्रस्टी, अगर आप वो शेयर होल्ड करिए एज ट्रस्टी, एक ट्रस्टी के रूप में शेयर होल्ड करिए तो वोट जो है उसको वोटिंग पावर नहीं मिलता है। 3 नंबर क्या है कि एक मिनट, सब्सिडरी जो है मेंबर ही थी कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का मेंबर है जब, मतलब एक कंपनी, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ठीक है। बी जो है ए में 10 शेयर होल्ड करती है, ओके, ये बात है आपका 1 जून का, ठीक है। अब 1 जुलाई को बी का शेयर ले लिया, मतलब बी बिकम सब्सिडरी कंपनी। 1 जून को कंपनी बी शेयर होल्ड करती थी, 1 जुलाई को अब क्या होगी, सब्सिडरी होगी, मतलब शेयर पहले होल्ड करते थे, बाद में सब्सिडरी होगी। इस सिचुएशन में क्या होगा, बाद में अगर हम सब्सिडरी बन जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप शेयर होल्ड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक का जो सेक्शन है इनकॉर्पोरेशन का वो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा आपका कोई भी सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट नहीं है सेक्शन, मतलब इस चीज के अंदर आप अपने मन से देखना चाहो देख लो, लेकिन कुछ खास मिलेगा नहीं। अब मैं एकदम फास्ट और शॉर्ट में एकदम रिवाइज करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक बार 5 मिनट में पूरा का पूरा क्लास बोल दूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एकदम फुल स्पीड में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 चीज देखा सर, मेंबर एंड प्रमोटर का डेफिनेशन, बोला अच्छा, जिसका नाम मेमोरेंडम में लिखा रहता है, ठीक है। जो एग्री हो रहा है कि भाई मेरा नाम मेमोरेंडम में डाल दो, या जो शेयर होल्ड करता है वो मेंबर होता है। प्रमोटर भी हमने देखा सर, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा था, जो कंट्रोल होल्ड करता है या फिर जो बोर्ड को अपने हिसाब से, जो जिनके हिसाब से बोर्ड काम करते हैं उसको हम लोग प्रमोटर्स बोलते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब सर 75% वोट्स इन फेवर, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब 51% वोट इन फेवर बोला था मैं। फिर हम लोग 1% कंपनी के बारे में इनकॉर्पोरेशन 1% कंपनी के बारे में जाने थे कि भैया 3 टाइप की होती है। लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, जिसमें जितना का शेयर हो उतना ही तक की लायबिलिटी है। लिमिटेड बाय गारंटी, जितना का गारंटी दिए हो उतना ही तक लिमिटेड है। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय बोल दिए कि हम 10 लाख की गारंटी ले रहे हैं, कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो हम 10 लाख रुपया देंगे, तो जब कंपनी बंद होगी तो 10 लाख देना होगा। अनलिमिटेड कंपनी, इसमें कोई लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। नाउ अगर आपको कंपनी फॉर्म करना है तो पब्लिक कंपनी बनाना है तो 7 मेंबर, प्राइवेट कंपनी बनाना है तो 2 मेंबर, जबकि 1% कंपनी बनाना है तो 1 मेंबर का आपको जरूरत पड़ेगा। डायरेक्टर और मेंबर दोनों अलग अलग चीज होते हैं, तो कृपया डायरेक्टर और मेंबर को एक साथ ना मिलाएं, ठीक है। ये लोग बनाते कैसे हैं सर, अपना नाम मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करते हैं। ओपीसी है तो सर नॉमिनी का भी नाम जाएगा। अब जब नॉमिनी का नाम हम लोग को देना ही है तो INC 3 में हम लोग आरओसी को बताते हैं कि ये हमारा नॉमिनी है। रेट ले लेता हूँ उठा पे, बता देता हूँ कि हमारा नॉमिनी है। नॉमिनी चाहे तो अपना कंसेंट विड्रॉ भी कर सकती है। जैसे ही कंसेंट को विड्रॉ करेगी ये वाला फॉर्म फाइल करना पड़ेगा INC 4 कंपनी को। जो बंदा अब कंसेंट विड्रॉ कर लेगा तो क्या करेगा, मेंबर क्या करेगा, मेंबर एक नया मुर्गा को पकड़ के लाएगा, नया नॉमिनी बनाएगा। नया नॉमिनी कितना दिन के अंदर अगर बनाएगा, 15 दिन के अंदर नया नॉमिनी बना के INC 3 को भी फाइल कर देगा ROC के पास। मेंबर में ऑल्सो चेंज द नेम, मेंबर चाहे तो किसी अपने इसका नाम भी बदल सकता है, जो उसका ऑलरेडी ये है नॉमिनी है उसको बदल सकते हैं कि भैया नहीं आप अपने नॉमिनी नहीं लोगे, हम किसी और को नॉमिनी बना सकते हैं, तो भी कर सकता है। अगर मेंबर का डेथ हो जाता है तो जो नॉमिनी था वो मेंबर बन जाएगा। अब जस्ट बिकॉज अब ये मेंबर बन गया है तो ये एक नया नॉमिनी लेकर आएगा 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो इस मेंबर का डेथ हुआ तब हम लोग INC 4 फाइल किए, इस मेंबर को अपॉइंट किया तो नॉमिनी, तो INC 3 फाइल किए इस बंदे को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग सेक्शन 3A पढ़े थे, जिसमें हमने देखा कि भैया अगर क्या हो रहा है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है उससे अगर कम की हमारी लायबिलिटी, उससे अगर कम के मेंबर हो जाते हैं तो 6 महीने तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के बाद जितनी लायबिलिटी जनरेट होगी वो सारी लायबिलिटी अनलिमिटेड, वो सारी लायबिलिटी सेवरली हो जाएगी, उस हर जितने मेंबर्स ना उन सभी को बियर करनी पड़ जाएगी। मेमोरेंडम देखा, मेमोरेंडम में 5 चीज होता है सर, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज।
ये 5 चीज होते हैं। इनमें से किसी को भी चेंज करना है तो SR इन GM आपको पास करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना होगा, ठीक है। और जैसे ही SR पास करोगे आपको MJT 14 भी भेजना पड़ेगा। आर्टिकल्स क्या बताता है, ये बताता है तरीका, आपको काम कैसे करना है, चेंज करने का तरीका बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इज मेमोरेंडम कैन नॉट, मेमोरेंडम कभी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता है। हम लोग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना भी सीखे हैं, यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेशन सीखे ये किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट सीखे। क्या था सर, एप्लीकेशन किए थे हम लोग ROC के पास कुछ खर्चा वर्चा फी फॉर्म वगैरह के साथ, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, मेमोरेंडम सब्सक्राइब कर लिया लोग, एक डिक्लेरेशन भर दिए और सारा डिटेल दे दिए, सब कुछ ठीक रहेगा तो ROC रजिस्टर कर लेगा और आपको सिन नंबर दे देगा। सिन नंबर मिल गया, अब पता चल रहा है क्या फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए थे या फिर बाद में पता चला फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए थे। अगर तुरंत पता चल गया तो तुरंत बोलेंगे कि भैया 447 क्यों फ्रॉड किया। अगर बाद में पता चलता है कि कंपनी ने गड़बड़ डॉक्यूमेंट दिया था तो ROC एप्लीकेशन करेगा NCLT को कि भैया एक ऑर्डर पास कर दो, क्या चीज का, लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दो मेंबर्स की, या तो रिमूव कर दो, उस कंपनी का नाम हटा दीजिए, या वाइंड अप कर दीजिए, या फिर और कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। सेक्शन 8 कंपनी इज अ काइंड ऑफ NGO जो चैरिटेबल ट्रस्ट होता है ना, अच्छा चीज चैरिटी को प्रमोट करने के लिए, अच्छा चीजों को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाती है, कोई खास काम की नहीं है। सेक्शन 10A के अंदर आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप जैसे ही इनकॉर्पोरेट कर लिए कंपनी को, संग संग आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, सबसे पहले आपको INC 20A भरना पड़ेगा ROC के पास 180 दिन के अंदर। कहाँ से, इनकॉर्पोरेशन से। इनकॉर्पोरेशन से 180 दिन के अंदर ROC के पास INC 20 भरना पड़ेगा, आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का कि भैया हाँ मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस सच में है, ठीक है। अगर आप डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते हो तो कंपनी का नाम उड़ा दिया जाएगा, उड़ाने का प्रोसेस कर सकते हो। अब रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में क्या बोला था कि सर हर कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेट हो रहा है 30 दिन के अंदर अब मेरे पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। इसको भी आप वेरीफाई करोगे कैसे, विद इन 30 डेज वेरीफाई करोगे ROC के पास डेटा भेज के। रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का 4 ऑप्शन होता है। विद इन सेम सिटी है तो BR8 BM पास कर लो, INC 22 भर दो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आउटसाइड द सिटी है, सिटी से बाहर का है तो SR इन GM पास कर लो, SR और इन GM की वजह से MJT 14 जाएगा ही, और INC 22 फाइल कर लो। वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा रहे हैं तो SR इन GM तो पास करो ही, इसकी वजह से MJT 14 जाएगा ही, INC 22 जाएगा ही। क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना इज मस्ट, ये लोग भूल जाते हैं, ये आपको भूलना नहीं है, आपको क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना है। यूपी से बंगाल आया, बंगाल से मध्य प्रदेश गया, अलग अलग किसी भी 2 राज्य का बात हो रहा है तो अप्रूवल लेना होगा। सेम ROC यहाँ पे बोला था कि सेम स्टेट है, ये देखो स्टेट सेम है लेकिन डिफरेंट ROC है, तो उस सिचुएशन में भी आपको SR इन GM INC 22 और MJT 14 फाइल करना होगा, ठीक है। नाउ रेक्टिफिकेशन द नेम, मान लो कोई नाम है जिसमें क्या होता है कुछ गड़बड़ नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये नाम नहीं सही है तो क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर लो। कोई ट्रेडमार्क ओनर भी चाहे तो एप्लीकेशन कर सकता है कि सर ये जो आप नमूना दिए ना पोपट, ये तो हमारा ट्रेडमार्क है, तो बेवकूफ बना दिया आपको, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगा कंपनी को कि 3 महीने के अंदर तुम अपना नाम चेंज करो, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्सन देखा था, कन्वर्सन में क्या था, प्राइवेट से 1% कंपनी में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स का नो ऑब्जेक्शन लेके आइए, स्पेशल इन जनरल मीटिंग पास करिए, कंपनी MJT 14 फाइल करेगा, और तो और कंपनी INC 6 के अंदर सारा डिटेल देता है कि कौन डायरेक्टर है, कितने मेंबर होंगे, क्या चेंजेस आएगा, उनका नाम एड्रेस पता फोन नंबर सब दे देंगे हम लोग, ठीक है। 1% कंपनी से अगर हम लोग प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में जाते हैं तो OPC से अगर प्राइवेट या पब्लिक में जा रहे हैं तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंबर्स को क्या है एक्सीड कर लेना होगा, एक था अब आपको 2 कर लेना होगा या फिर 7 कर लेना होगा। SR इन GM पास कीजिए और INC 5 आपको फाइल करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था, और एक सेक्शन बाकी था, अगर सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी के अंदर शेयर होल्ड नहीं करती है, सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी क्या है ये मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, आपने वीडियो नहीं देखा है वेरी गुड, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी के अंदर शेयर होल्ड नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो किसी और की, तो वो वोट दे सकती है। शेयर को होल्ड करिए एज अ ट्रस्टी, वोट नहीं दे सकती है, ठीक है। शेयर होल्ड कर रही है कब, जब वो सब्सिडरी नहीं थी उससे पहले से शेयर होल्ड करके रखी हुई है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक होता है आपका इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट
होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लो भाई, मेरा नंबर कंटिन्यू मूव कर रहा है नीचे, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, आई थिंक रात के 12 साढ़े 12 बज चुके हैं। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर कर दो यार, दबा के शेयर करो, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन है अपना। लोग मेमोरेंडम सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, कैसे चलेगा ऐसे, बहुत बुरा लग रहा है। चलो कोई नहीं, बाय।